इस शरीर को छोड़ दूंगी। एक सुंदर उपन्यास। दो शब्द। प्रेमी का साथ छूटने के बाद वो एक दूसरे मर्द से शादी करने को बाध्य हो गई थी। उसकी एक सुंदर सी बेटी भी हुई थी, लेकिन बेटी का साथ लंबा नहीं था। बेटी और पति के चले जाने के बाद उसकी 2 महीने की बेहोशी ने जैसे सब कुछ तोड़कर रख दिया था उसके जीवन में। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ एक दिन जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुभकामना। चैप्टर 1। उस शाम की बारिश। सूरज अभी अस्त होना शुरू हुआ था और आसमान नारंगी, लाल और नीले रंग के मिश्रण जैसा लग रहा था। मैं अपने आप में ही खोई प्रकृति के उस शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य को देखने में मग्न थी और अपने आसपास से लगभग अनभिज्ञ थी। मैं अपनी ही यादों में खोई हुई थी। तभी मेरी एकाग्रता भंग हुई और मैंने देखा कि एक बूढ़ा जोड़ा अपने सामने के बरामदे पर शाम की चाय का आनंद ले रहा था। वो बूढ़ा और उसकी पत्नी अपनी ही सीमित हो चुकी दुनिया में बहुत खुश दिख रहे थे। फिर वो घर था जहाँ महिला अपने बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, जबकि उसका पति अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। सब लोग अपने लोगों के साथ कितने खुश दिख रहे थे और हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था, पर मैं ही अकेली थी जिसके पास सहारा लेने के लिए किसी का कंधा भी नहीं था। बूढ़े माँ बाप उसके दुख के कारण पहले से ही दुखी थे, इसलिए वो ज़्यादा समय उनके सामने रहकर उनको और दुखी नहीं करती थी। इसलिए सुबह होते ही वो यूं ही घर से निकलकर किसी न किसी दिशा में चल पड़ती थी, बिना किसी मंजिल के। जैसे जैसे मैं लक्ष्यहीन चलती रही, मैंने देखा कि जोड़े शाम की सैर पर घरों से बाहर निकल रहे थे। माता पिता अपने बच्चों के साथ साथ पास के एक मॉल में जा रहे थे। छोटे बच्चे मॉल के ठीक बाहर एक गुब्बारे बेचने वाले के आसपास खड़े थे और वो सभी सामान्य चीज़ें जो सामान्य लोग अपनी शाम को करते हैं मेरे आसपास हो रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं रही थी और धीमे धीमे आगे बढ़ती जा रही थी। आकाश के रंग उन सब लोगों के चेहरों पर झलक रहे थे और मैं केवल अपने चारों ओर खुश चेहरों को ही देख रही थी। शाम के उस वातावरण में वो सभी लोग खुश दिख रहे थे। अचानक ये साधारण चीज़ें जो दूसरों को मुफ्त में मिलती थी, वे मेरे लिए जीवन के ऐसे व्यंजन बन गए थे जिन्हें मैं खरीद नहीं सकती थी या प्राप्त नहीं कर सकती थी। जैसे ही विचारों के बादल मेरे दिमाग में उमड़ने में आए, बारिश शुरू हो गई। मैं हमेशा इन गर्मियों की बारिश से प्यार करती थी, क्योंकि गर्मियों की बारिश अक्सर अप्रत्याशित होती है और शायद ही कोई बारिश होने की उम्मीद करता है गर्मियों के मौसम में। ये उस एक पल की तरह था जब आप साफ नीले आकाश को देख रहे थे, ठंडी हवा की, गर्मी की हवा का आनंद ले रहे थे, और अगले ही पल आप बारिश में नृत्य कर रहे थे, क्योंकि गर्मी के उस दिन अचानक ही बारिश होने लगी थी। हो सकता है कि मुझे जीवन की अप्रत्याशितता से प्यार हो गया हो। और रुको, मैं अब इसके बारे में इतनी निश्चित नहीं हूँ। बरसात में खुद भीगने से बचने के लिए मैं किसी शरण लेने वाली जगह की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तभी मैंने बस स्टैंड देखा तो मैं तुरंत ही उस बस स्टैंड की तरफ भागने लगी और जल्दी ही बस स्टैंड की सुरक्षा में खड़ी थी। मैं बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी। अब सुरक्षित जगह खड़ी होकर मुझे बारिश को देखना अच्छा लगने लगा। कुछ सेकंड बाद मैंने देखा कि एक युवक अपने नीचे झुकाए हुए सर को हाथों से छुपाने की कोशिश करता हुआ बस स्टैंड की तरफ दौड़ा चला आ रहा था।
वो बारिश में काफ़ी भीग चुका था। जिस क्षण वह बस स्टैंड के शेड के सामने पहुंचा, मैं एक बार फिर जीवन की अप्रत्याशितता से बौखला गई, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं उस आदमी को उस जगह इस तरह देखूंगी। काश मैं सपना देख रही होती, या वो सब कुछ मेरी कल्पना ही होता। मैंने अपनी बाह पर एक चुटकी ली, ये निश्चित करने के लिए कि वो सपना नहीं, सच्चाई थी। वो आदमी बस स्टैंड के शेड के नीचे मेरे सामने खड़ा था, और उस समय वहाँ सिर्फ हम दोनों ही थे। इस शरीर को छोड़ दूंगी। चैप्टर 2। फिर वही यादें। मैं उसको देखते ही यादों में खो गई, क्योंकि मैंने उसको इस तरह से मिलने की उम्मीद कभी नहीं की थी। पर जैसे ही मैंने अपने मन की सारी उलझनों को दूर करने की कोशिश की, मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति मेरी तरफ हैरानी से देखकर बोला, क्या यह तुम ही हो नैना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मेरा मतलब है हाय, हेलो। कितनी हैरानी की बात है। मैं कराहने में कामयाब रही। वो हमेशा की तरह मुस्कुराने लगा और बस स्टैंड पर लगे बेंच पर मेरे साथ ही बैठ गए। मैंने कोई आपत्ति नहीं की। मैं तो फटी फटी आंखों से सिर्फ उसको देखे ही चली जा रही। इससे पहले कि मैं खुद को नियंत्रित कर पाती या फिर अपने आप को संभाल पाती और कोई जवाब दे सकती, वही बोल पड़ा, वाह, तुम अब भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने धीरे से कहा। उसके शब्दों को सुनते ही मैं बुरी तरह से घबरा गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या वह सच में ही मुझसे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरती देख रहा था, या सिर्फ उसके द्वारा किया गया एक बुरा मजाक था। क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर यह घाव और निशान नहीं दिख रहे? क्या तुम्हें मेरे सिर के आधे हिस्से पर पट्टी बंदी नहीं दिख रही है? क्या अब तुम मेरे सर पर मेरे घने लंबे बाल देख रहे हो, जो पहले हुआ करते थे और जिन पर मैं गर्व किया करती थी? कहाँ गए वो बाल अब? मैं अचानक ही ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। जहाँ तक मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैंने तो सच में ही पूरी ईमानदारी से कहा था, लेकिन मैं तुम्हारे इस रूप से कुछ अधिक देखने की क्षमता रखता हूँ। मुझे वो दिखाई दे रहा है जो लोगों को शायद नहीं दिखता है। वो मेरी आंखों में देखकर इस तरह से बोलने लगा जैसे कि वो अपनी इस दलील से मुझसे ये कह रहा था कि मैं सच में ही सुंदर थी, पहले से भी अधिक। वो बिल्कुल नहीं बदला था। वो अभी भी वही था, अप्रत्याशित। एक क्षण वह इधर उधर भटक रहा होता था और अगले ही क्षण वह गंभीरता में बदल जाता था। उसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। जैसा पहले था अब भी वैसा ही था। कभी कभी वह समझ नहीं पाता था कि भले ही आप उसे कितनी ही बार समझाएं, और कभी कभी वह आपके दिमाग से हर विचार को उसको बताने से पहले ही जान लेता था। कभी कभी तो वो आपके दिमाग के विचारों को खींच कर भी बाहर निकाल लेता था। बस स्टैंड के उस बेंच पर बैठे बैठे ही मैंने दूर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि वह मुझ में कुछ और देख सकता था। आसमान फिर से साफ होने लगा, लेकिन उस छोटी सी बारिश ने मुझे यादों से भर दिया था, जो बादलों के गायब हो जाने के बाद मेरे दिमाग में उमड़ कर आ रही थी। कॉफ़ी पीने चले? साहिल ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, यही उसका नाम था। जल्द ही हम उस गली के अंत में कैफ़े की ओर चल रहे थे जहाँ मैं रहती थी। पहचानी पहचानी से खुशबू मुझ तक आने लगी थी, और उसके साथ ही पुराने दिनों के दृश्य भी बार बार मेरे दिमाग में आने लगे थे। हालांकि मैं उसके मन के बारे में निश्चित नहीं थी और ये नहीं कह सकती कि वो उस समय क्या सोच रहा था। वो सहज और शांत लग रहा था, जैसे सब कुछ सामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल पहले जैसा ही था और उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था। हमने रास्ते में कोई बात नहीं की। हो सकता है कि हम दोनों बस उस पल में रहना चाहते थे।
हमें शांति और एकांत प्रदान करता था। कहने को तो हम दोनों के पास बहुत कुछ था, लेकिन हमारी चुप्पी जारी रही और हमने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। उस समय कैफ़े लगभग खाली था और साहिल मुझे खिड़की के सामने एक कोने में एक सुनसान सीट पर ले गया। वो सीट खिड़की के पास वाली एक मेज़ के साथ थी। मुझे खुशी हुई कि वो मेरा ख्याल कर रहा था। अपनी अपनी सीटों पर बैठने के बाद हम दोनों ने एक बार एक दूसरे को फिर से देखा और फिर कुछ देर चुप रहकर खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने ही बात शुरू करने के बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि मैं अकेली ही हूँ जिसकी उम्र हो चुकी है और जो बूढ़ी दिखना शुरू हो गई है। तुम आज भी वैसे ही दिखते हो जैसे हम पिछली बार मिले थे, और वो करीब 10 साल पहले की बात है। तुम तो ज़रा भी नहीं बदले हो। तुम्हारी आंखें अभी भी चमक रही हैं और तुम्हारे बाल हमेशा की तरह ही बिखरे हुए हैं। तुम्हारी पीली गोरी त्वचा अभी भी चमकती है। क्या तुम 28 की उम्र में ही रुक गए हो? मैंने गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए पूछा। उसने ज़ोर से हंसते हुए जवाब दिया, हो सकता है मैं बदलना नहीं चाहता था, मैं वैसे ही रहना चाहता था जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया था। उसकी आंखों में किसी तरह का दर्द था। एक बार फिर मैं अवाक रह गई। मैंने नहीं सोचा था कि वो अतीत की उस दुखती नस पर हाथ रखने वाला था और दर्द फिर से वापस आने वाला था। शायद मैं कहीं भटक गई थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अपने बारे में बताओ। मुझे लगा कि तुम यूएसए में थे। तुम कब आए? हमेशा के लिए वापस आ गए हो अब क्या? मैंने विषय बदलने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, किसी अच्छे काम के लिए लौट आया। यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत थी। शादी कर ली? नहीं, तुम्हारी जैसी किसी का इंतज़ार है। फिर से उत्तर अप्रत्याशित था और मुझे नहीं पता था कि उस कथन के लिए क्या उत्तर दूँ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहते हो? तुमने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मैं इस हालत में कैसे आ गई? मैंने अपनी सर की पट्टी की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम इसे खुद बताओगे। मुझे नहीं पता था कि क्या मुझे अभी भी तुमसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो अब बता ही दो कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, सब कुछ बता दो खोल कर। उसने मेरी आंखों में घूरते हुए सवाल किया। मेरी शुरुआत से ही एक प्रेमहीन शादी थी और हम दोनों की गलती थी। तारा के जन्म के तुरंत बाद हमने तलाक ले लिया था। मेरी बेटी का छठा जन्मदिन था। मेरे पूर्व पति, मैं और तारा उसकी जन्मदिन की पार्टी में उसके घर से लौट रहे थे, लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसे और मेरी बेटी को मृत घोषित कर दिया गया और मैं बच गई। मेरे माता पिता मुझे यहाँ लाए ताकि वह मेरी देखभाल कर सके। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसने एक गहरी आह भरी और कहा, कृपया अपने आप पर इतनी कठोर मत बनो। मैंने तुम्हें साफ देखा। तुम जरा भी नहीं झिझकी और तुम्हारा चेहरा उतना ही भावहीन था जितना हो सकता है जब तुम बेटी के बारे में बात करती। तुम क्या करना चाहती? मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब था। मैं पकड़ी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो मुझे हर तरह से समझता और जानता था। इसलिए उसके लिए ये अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, भले ही मैं किसी बात को कितना भी छुपाने की कोशिश करूं। इस शरीर को छोड़ दूंगी। चैप्टर 3, दिल की बातें। मैं उसे तब तक घूरती रही जब तक कि मैं टूट नहीं गई। मैं उसको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं उतना साहस एकत्रित नहीं कर पा रही थी। उसको इतने समय के बाद देखकर मेरे अंदर एक बार फिर से जैसे कुछ टूट गया था। वो अचानक खड़ा हो गया और मुझे कैफ़े से बाहर खींच कर ले गया। वो मेरा हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगा और उसके साथ मुझे भी ले जाने लगा। मैंने भी उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप
उसके पीछे हाथ थामे चलने लगी। मुझे नहीं पता था कि हम कितने समय तक ऐसे ही चले, लेकिन जल्द ही मैंने अपने शहर की परिधि पर उन अतीत में छोड़े गए खेतों को देखा, जहाँ हम बचपन के समय साथ साथ घूमा करते थे, खेला करते थे और बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते थे। वो मेरे सामने मुड़ा और फिर उसने अचानक ही मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। वो कुछ देर तक मेरी आंखों में देखकर बोला, अब जितना चाहो रहो, अपने दिल की बात कहो, मुझे और सिर्फ मुझे उस दिल का हिस्सा बनने दो। मुझे एक बार फिर से अपना सहारा बना दो और जो कुछ भी तुम्हारे मन में है वो सब कुछ मुझे खुलकर बता दो, बिना कुछ छुपा। तुम बताओ, मैं तुम्हारी हर बात बहुत ध्यान से सुनूंगा। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। उसकी आवाज़ में हताशा थी, जो उन सभी वर्षों की परिणति थी जिनमें उसने मेरा इंतज़ार किया था, लेकिन मैं उससे दूर हो गई थी। साहिल, मैं नहीं जानती, मैं कोशिश करती, मैं बार बार लगातार कोशिश करती, लेकिन एक छोटी सी चुभन भी मुझे टुकड़े टुकड़े कर देती और मैं बिखर जाती हूँ। मैं 2 महीने के लिए कोमा में थी, बेहोश थी, इस दुनिया से बेखबर, लेकिन मैं तब भी मेरी बेटी को अपने दिमाग में देख सकती थी, उसके जन्मदिन की पोशाक में हंसते हुए और इधर उधर अपने छोटे छोटे कदमों से नाचते हुए। वो कितना खूबसूरत समय था। मैंने अपने जीवन पर यह सोच रखा था कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन मैं बहुत गलत थी। ऐसा लगा जैसे कोई खूबसूरत सपना ख़त्म हो गया था और मैं एक बुरे सपने से जाग गई थी। वो वहाँ नहीं थी। बिस्तर पर आराम के लिए 3 महीने तक लेटना सबसे कठिन काम था। मैं अपने घर वापस भागना चाहती थी और उसके पसंदीदा खिलौनों के साथ सोना चाहती थी। मैं उसकी तस्वीरें अपने कमरे में टंगी हुई देखना चाहती थी। मैं उसकी उपस्थिति के लिए तरस रही थी और मैंने सोचा कि वो उस घर में एक देवदूत की तरह हो सकती थी और मेरे घर वापस आने का इंतज़ार कर रही हो सकती थी। हर रात मेरे माता पिता के सोने के बाद मेरे दिल में खामोश चीखों के साथ उसकी असहनीय सिसकियों की आवाज़ें आती थी। इस बार मैं उसको ये सब कहते कहते फिर टूट गई थी, लेकिन उसकी बाहें मुझे पकड़ने को तैयार थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक रोती रही, लेकिन वो मुझे कसकर पकड़े हुए धैर्यपूर्वक वहीं खड़ा रहा। मेरा सिर उसके सीने पर था और 10 साल में पहली बार मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं एक पल को अतीत के उस दुर्भाग्य को भूल गई और उसकी बाहों में किसी बच्चे की तरह सुख खोजने लगी। इतने वर्षों में मैंने किसी के साथ भी अपने दुख को साझा नहीं किया था, पर उस दिन उसके अचानक ही कॉफ़ी हाउस में मेरे सामने बैठे होने के बाद से ही सब कुछ बदलने लगा था। उस खेत से गुजरते हुए, उस जंग लगे और अनुपयोगी रेलवे ट्रैक पर चलते हुए हम उस दिन अंतहीन बातें करते रहे। शाम होते होते बातें करते करते धीरे धीरे रात हो गई। उस दिन के बाद तो इस तरह से रोज़ मिलना और खूब बातें करना और अतीत को याद करना हमारा एक प्रकार का दैनिक काम ही बन गया था। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि उससे मिलना ही एकमात्र चीज़ थी जिसका मैं हर दिन इंतज़ार करती रहती। हमने अपने पुराने स्कूल, अपने कॉलेज और हर उस जगह का दौरा किया जिनसे हमारी यादें जुड़ी हुई थी। अपने अतीत की हर जगह पर जाने के बाद हम दोनों अतीत की बहुत सी घटनाओं को याद करके बहुत बातें करते। ये ऐसा था जैसे मैं अपने अतीत को फिर से जी रही थी, एक अतीत जो इतना उज्जवल था कि आज की तुलना में स्वर्गीय लगता था। उस अतीत में मैं थी और उसमें वो था। इस तरह धीरे धीरे उसके साथ हर दिन घूमने फिरने के बाद मैं बेहतर महसूस करने लगी थी और मैं धीरे धीरे मेरे साथ हुई बुरी घटनाओं से दूर आने लगी थी। मौसम हमेशा की तरह बदल गए। मानसून में ग्रीष्म ऋतु भीग गई, वर्षा से वसंत खिल गया और पतझड़ में टूट गया और पतझड़ सर्दियों की बर्फ़ से ढक गया। पर हम वही थे। जो प्यार अधूरा रह गया था वो अब पूरी तरह से खिल चुका था और उसके एक बार फिर से प्यार पाने का एहसास इतना ज़बरदस्त था कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। शायद हम दोनों ही नियति के साथ डेटिंग कर रहे थे और जिस नियति को हम वर्षों पहले अलग होने के बाद भूल चुके थे, उस नियति को सुंदर समझने लगे थे।
इस शरीर को छोड़ दूंगी। चैप्टर 4, नया वर्ष। हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी नए वर्ष की पूर्व संध्या आ गई और हर तरफ लोगों के चेहरों पर मुस्कानें थी और सब तरफ खुशी की उमंग थी। हर तरफ उत्सव का माहौल था। सिर्फ हमारे इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उत्सव का माहौल था और लोग अपने घरों को सजाने, उपहार खरीदने और दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त थे। लेकिन मेरा घर इन सब से बहुत दूर लग रहा था, क्योंकि उस घर में किसी प्रकार की कोई रंगीन रोशनी नहीं थी, कोई रंगीन कागज़ों की सजावट नहीं थी, कोई महकते हुए फूलों की लड़ियाँ और गुलदस्ते नहीं थे, कोई गीत संगीत नहीं था, कोई व्यंजन नहीं थे, किसी प्रकार का कोई समारोह नहीं था। हमारे घर में जो तेज सन्नाटा था वो सबके कानों को चीर रहा था। शायद बाहर ठंड नहीं थी, लेकिन हमारे घर में सबसे घातक सर्दी थी। घर के अंदर की ठंडक मौसम के कारण नहीं, मानसिक स्थिति के कारण थी। कभी कभी तो मैं अपने माता पिता को शांत स्वर में बात करते और फिर पीड़ा में रोते हुए सुन सकते, और मैं अब और नहीं रोया करती थी। जो स्वप्न लंबे समय पहले से ही चले गए थे और अब मुझे रातों को भयानक दृश्य नहीं दिखते, लेकिन मेरे दिल में एक छेद खोजने वाला एक खालीपन था जो मुझे कभी कभी बेदम कर दिया करता था। खालीपन इतना विशाल था कि मैं अपनी प्रतिध्वनि सुन सकती। कुछ रातों में मैं बिना सोचे समझे बिस्तर पर जब अपनी करवट बदलती थी तो बहुत ही संभल कर ऐसा करती, इस उम्मीद में कि मेरी छोटी सी बिटिया मेरी बगल में सो रही होगी, लेकिन वो वहाँ कभी नहीं होती थी। आधी रात के करीब एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैं अपना स्वेटर पहनकर छत पर पहुँच गई। वहाँ वह हमेशा की तरह अपनी आनंदमय मुस्कान के साथ खड़ा था और स्वाभाविक ही था कि मैं आधी रात के समय उसको इस तरह छत पर खड़ा देखकर बहुत ही हैरान थी, खासकर क्रिसमस की पूर्व संध्या में। इससे पहले कि मैं उसके पास चलकर उसके पास जा पाती, वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आया और मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं भी सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में समा गई। हैप्पी न्यू ईयर माय लव, वो मेरे कान में फुसफुसाया। मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसने कहा, मुझे पता है कि ये जश्न मनाने का सही समय नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने स्वार्थ के कारण ही यहाँ आ गया। मैं तुम्हारे साथ नए साल की शुरुआत करने का ये मौका नहीं गंवाना चाहता था। तुमने फिर से कर दिखाया। क्या तुमने इन सभी वर्षों में इसका अभ्यास किया था? जब से मैं तुमसे उस भयंकर गर्मी की शाम को मिली, तुम बस मुझे गूंगा बना रहे हो। तुम इतने बड़े कैसे हो गए? तुम अभी भी बहुत छोटे दिखते हो, लेकिन तुम एक अंतर्दृष्टिपूर्ण व्यक्ति की तरह बात करते हो, और हर बार जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे एक रहस्यवादी आभा महसूस होती है। ये बस मुझे बार बार तुम्हारे साथ होने के लिए मजबूर कर देता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतने समय के बाद मैंने उसे रोते हुए देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखों में बहुत दर्द दिख रहा था। उस समय उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी। उसके आंसू पोंछते हुए मैंने धीरे से उसके पैरों पर अपने पाँव रख दिया और उसे चूमने के लिए अपने पैरों की उंगलियों पर जोर देकर खुद को ऊपर उठा लिया। जिस क्षण उसने मुझे वापस चूमा, वो अनंत काल जैसा महसूस हुआ। ये एक स्पष्ट चुंबन था। मैं खुद को परम आनंद की हवा में चलते हुए महसूस कर सकती थी। मैं हमेशा वही रहना चाहती थी, उन सुखद पलों से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। मैं हमेशा के लिए उसके आगोश में बंधी रहना चाहती थी। उन 10 वर्षों के सभी छूटे हुए चुंबन उस एक पवित्र और दैविक चुंबन में परिवर्तित हो गए थे। इस शरीर को छोड़ दूंगी। चैप्टर 5, चिट्ठी। आसमान के नीचे अलग अलग तरह की रंगीन आतिशबाजी में जगमगाते हुए हम अपने होठों के गर्मजोशी से भरे आलिंगन में खड़े थे। रात मेरे लिए इतनी अच्छी थी कि मैं यह नोटिस नहीं कर सकी कि उस सुंदर रात को कुछ गड़बड़ थी, कुछ गलत था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई,
हमारा वो दैविक पल अंत के करीब आता चला गया। मेरे माथों को बहुत से प्रेम से चूमते हुए साहिल ने कहा, मुझे पता है कि कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि इंसानों को अपने अस्तित्व पर संदेह होता है। मुझे पता है कि ये कठिन है, लेकिन सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए था और हमेशा रहूँगा। बस मुझे अपने अंदर जाने देना मत भूलना। मुझे अपने दिल के किसी कोने में हमेशा ही संजो कर रखना। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने मुझे एक पत्र थमा दिया और मुझे उस पत्र को अगली सुबह पढ़ने के लिए कहा। मैं खड़ी खड़ी कभी उसको जाते हुए तो कभी हाथ में थामे उस पत्र को देखती रह गई। जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस गई, मैंने उस पत्र को अपने दिल के करीब सीने से लगा लिया। मेरा मन ये सोचकर आनंद के एक पागल भंवर में था कि ये उसके प्यार के उन सभी पलों का एक पत्र होगा जो उसने उन 10 वर्षों में खो दिए। सोच रही थी कि पढ़ूं या नहीं, पर फिर न जाने कब नींद आ गई। कई महीनों के बाद एक गहरी नींद आई। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने अपने तकिए के नीचे से चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगी। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार जब मैंने तुम्हें देखा, मैं बस इतना साहस नहीं जुटा पाया कि तुमसे वो सब कुछ कह दूँ जो मैं इतने समय से तुमने कहना चाहता था। मेरे पास तो बस पछतावा है, और पछतावे जिन्होंने मुझे चैन से जीने नहीं दिया और न ही चैन से मरने दिया। मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने उस समय तुमको ना चुनकर अपने कैरियर को चुना था। मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने उस समय तुमको 20 रास्ते में छोड़ दिया था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी इतनी दयनीय हो जाने वाली थी और मेरे लिए एक एक पल तुम्हारे बिना बिताना मुश्किल हो जाने वाला था। जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देरी हो चुकी। तुम उसके पास जा चुकी थी और उसकी हो चुकी थी। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा एक उल्लेख मैं उसी असमंजस में वापस पहुंचा देता था जो मैंने खुद ही अपने लिए तैयार किया था। मैं उसकी जगह पहुंच जाता था जहां से मैं तुमको छोड़कर चला गया था, अपने भविष्य को बनाने के लिए। रातों की नींद हराम, उजाड़ आंसुओं के झोंकों और मेरे दिल की जुदाई के दर्द ने मुझे सुन्न कर दिया था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे मुझे क्या करना था या क्या करना चाहिए था। मैं अब और नहीं जीना चाहता था, मैं थक गया था। ये इतना अलग, इतना सुंदर होता जैसे हम अभी हैं, लेकिन मेरी मूर्खता के कारण ऐसा नहीं हो सका था। तुमको पीड़ित करने के लिए मुझे वास्तव में खेद है। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी बेटी तारा को भी नहीं बचा सका। मैंने वास्तव में बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। लेकिन वो यहाँ मेरे साथ है, मेरे दिल में, मेरे बहुत पास है। वो ठीक तुम्हारी तरह ही मुस्कुराती है। तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुम्हारे लिए है और मैं भी तुम्हारे लिए हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस शरीर को छोड़ दूंगी। चैप्टर 6, असमंजस और अंत। पत्र इतनी अस्पष्टताओं से भरा था कि मेरा सामान्य दिमाग उनको समझने में असमर्थ था। लेकिन इतना तो मैं जान गई थी कि उस चिट्ठी के माध्यम से साहिल कुछ और ही कह रहा था जो शायद शब्दों में नहीं लिखा था। मैंने अभी जो पढ़ा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं रोना चाहती थी या चीखना चाहती थी। एक पागल की तरह मैं बिस्तर से उठी और अपने कोट के साथ अपने घर से बाहर निकल गई। उसके घर के दरवाजे की घंटी बजाते ही दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार किए बिना दरवाजे को धक्के से खोलकर घर के अंदर घुस गई। मैंने उसके माता पिता को देखा, लेकिन उसे नहीं देखा। मैं सीढ़ियों की तरफ दौड़ी और उसके कमरे में घुस गई। मैं अपने होशो आवास में नहीं थी उस समय। मेरी नज़रें साहिल को हर तरफ तलाश रही थी। मुझे लगा कि मैं उस पल पागल हो जाऊंगी। उसका कमरा वैसे ही लग रहा था जैसा 10 साल पहले था। दीवारें और मेज़ें हमारी तस्वीरों से सजी थी।
जनवरी 28, 2017। तो ये सच था। जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन उसने फांसी लगा ली थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये हकीकत थी या मैं बुरे सपने में चल रही थी। जैसे मैं एक घाव को भरने की कोशिश करती थी, दूसरे घाव में से खून बहने लगता था, जैसे कि दिल में बहुत से छुपे हुए नश्तर चुभ गए थे। मेरे मन के जंगल में उसके विचार इधर उधर भागने लगे। मेरे दिल में स्थायी सर्दी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं 1000 सूरज की तरह जल रही थी। उसकी यादों के सिंह पड़नी मेरे दिमाग के पिछले हिस्से में बढ़ते रहे और मैं एक अनिश्चित प्रतीक्षा में गिर गई। उसके हवा के रूप में आने और उन विचारों को उड़ा देने का इंतज़ार कर रही थी। मैं भी उसे कभी कभी देखती हूँ। कभी कभी जब मैं आधी रात को उठती हूँ तो देखती हूँ कि वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। कभी कभी जब मैं आंसू बहाती हूँ तो मैं उसे देखती हूँ। जब मैं खुश होती हूँ तो उसे देखती हूँ, लेकिन वो मुझे घूरता रहता है। हमारे बीच एक शब्दहीन सन्नाटा छा जाता है। बहुत बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये जीवन की अप्रत्याशितता नहीं थी जिसे मैं प्यार करती थी, ये प्रत्याशितता थी। 1 महीना लगभग बीत चुका है और मुझे नहीं पता कि मुझे और कितने महीने जीने हैं। हो सकता है कि अगर मैं अपने अंदर जाने दूँ तो वो मेरी मदद करेगा, है ना। मुझे दिन रात लगता है कि वो अपने आत्मा वाले रूप में मेरी छोटी सी फूल जाती बेटी तारा की आत्मा को गोदी में लिए मेरे आसपास घूमता रहता है, जैसे कि उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है जब मैं भी इस शरीर को छोड़ दूँगी और उसकी दुनिया में जाकर उसमें विलय हो जाऊँगी। लेकिन अभी तो मेरे चारों तरफ बस अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। बहुत बहुत शुक्रिया।